हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड्स खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली संडे को यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता होती थी, है ना। डेली रात्रि के 9 बजे होती थी, तो किसी कारणवश पिछले संडे को नहीं हो पाई थी, तो चूँकि मैं अस्वस्थ थी तो नहीं कर पाई थी, है ना। तो फिर भी मैंने मेगा टेस्ट सीडीपी का कराया था, तो शायद बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, कुछ लोगों ने अगर नहीं कर पाए हैं। तो आज हमारा जो यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता में जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी व्याकरण है। क्या है? हिंदी व्याकरण आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो आज अपने सभी फ्रेंड्स को सबसे पहले आप शेयर करके आइए। अगर जो लोग शेयर नहीं करके आए हैं, जितने फ्रेंड, वो सभी लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग अपने अपने फ्रेंड को सभी को शेयर करते जाएंगे, है ना। क्योंकि चूंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे एग्जाम की डेट यहाँ पर आगे एक्सटेंड होती जाती थी, है ना। लेकिन आपके एग्जाम की डेट बस समथिंग सभी की आ रही है। आपको मालूम है कि एमपी टेट का भी एग्जाम बहुत सारे साथी यहाँ पर, एनटीपीसी का बहुत सारे साथी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। तो उन लोगों की भी डेट आ गई है, तो सभी की आ जाएगी, है ना। जैसे कि आप सबको हाल ही में मालूम है कि बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर लगे हुए हैं कि एग्जाम की डेट बढ़ा, मतलब किया जाए। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं, साथ साथ बच्चे भी कर रहे हैं, तो सभी की डेट आ जाएगी संभवतः, है ना। तो बस आप आने को तो आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, बट उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो आज यहाँ पर जितने साथी जुड़े हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी हैं, है ना, टेट एग्जाम के हैं, अदर भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग आंसर करेंगे, है ना। यहाँ पर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। सभी लोग अपने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग शेयर करके आए, ताकि आपके भी साथी आज यहाँ पर ओम शिव शक्ति क्लासेस में आपको हर संडे को यहाँ पर कराती हूँ, तो आपके साथी भी तो जान पाए ना कि मैम यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता चलाती हैं। क्या आप भी बस जानो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप लोग अपने साथी को भी शेयर करके आ जाइए, है ना। तो आई होप आपने शेयर किया होगा। अगर जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए है ये कि वो लोग शेयर करके आए, ठीक है। चलिए, तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सभी लोग समझेंगे, है ना, कि मैम क्यों कह रहे हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि शेयर जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए साथी, यहाँ पर देख लेते हैं, क्लास टाइमिंग देख लेते हैं। क्लास टाइमिंग यहाँ पर थोड़ा गलत दे दी गई है। रात्रि के 9 बजे डेली रहता है ना, ये रात्रि के 9 बजे डेली यहाँ पर क्लासेस रहती है। संडे हो या मंडे, तीज हो, त्योहार, यहाँ पर हर रात्रि को 9 बजे क्लास रहती है। लेकिन 9 बजे की क्लास में हम संडे को यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता करते हैं ना। और बाकी जो अदर जैसे टेट एग्जाम के फ्रेंड्स मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए रात्रि के 9 बजे क्लास रहती है। और जो मॉर्निंग की 12 बजे क्लास हमारी रहती है, यहाँ पर दोपहर 12 बजे हमारी यहाँ पर क्लास रहती है, वहाँ पर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पर रखा है हिंदी व्याकरण क्वेश्चन होता है डेली 12 बजे। और यहाँ से साइंस प्लस ईवीएस भी हम पढ़ते हैं। तो जितने साथी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ध्यान देंगे कि 12 बजे भी क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को रखते हुए क्वेश्चन रहता है। साइंस का क्वेश्चन रहता है और 2-2 दिन ऐसे करके हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर क्लास लेते हैं। 2 दिन हिंदी का तो 2 दिन साइंस का। तो सभी लोग जुड़ जाएं, है ना। और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना, तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड काम, आपको बेल आइकन प्रेस करना है, तभी आपको क्लासेस का शेड्यूल मालूम चलेगा कि मैम की क्लास आ चुकी है, ठीक। चलिए, आप लाइक करके क्लास को जाइए, सभी फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है ना। और शेयर करना आपका दायित्व है, मोरल है, सोशल है, कल्चर है ना, कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसके लिए एक काम तो कर सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको मोरल बोल रही हूँ, नैतिक आपका दायित्व बनता है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो ये लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम में भी आप सब जुड़ जाएं, है ना। तो यहाँ पर टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन पीडीएफ आपको मिलता है। यहाँ पर ये आपका यूट्यूब की लिंक दी हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। और बार बार मैं कह रही हूँ कि आप सभी साथी जो जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि आज हम अपना टारगेट रखेंगे क्या, 100+ अपना टारगेट रखें, क्योंकि जो हमारा पिछले संडे को टैलेंट खोज प्रतियोगिता थी उसमें हमने 70 लाइव फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़े हुए थे। कितने फ्रेंड्स? 70। तो आज हमारा टारगेट 100, क्योंकि लोग पीछे नहीं जाना चाहिए, कभी भी किसी को पीछे नहीं जाना चाहिए, है ना। मतलब कि हमेशा आप उन्नति करना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पीछे चला जाता है, लेकिन उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा हमें आगे ही जाना है ना। तो आज आप 100 की कोशिश कीजिए मेरे साथी, सभी लोग जितने जुड़ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग आज समझेंगे मेरी भावनाओं को, है ना, कि मैम इतना मेहनत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले संडे को मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए मैं नहीं करा पाई थी, इसका मुझे खेद था। लेकिन इस बार मैं स्वस्थ हूँ, पहले से बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए आज यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप सबकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध हूँ, प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आप सब भी जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए, बार बार कह रही हूँ, शेयर जरूर कीजिए, है ना। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा साथी आज जुड़ पाए, है ना। और अपने साथियों को बताइए कि यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, टैलेंट खोज प्रतियोगिता, ठीक। तो आप लोग को कंडीशन जान लीजिए क्या है टैलेंट खोज में। सबसे पहला क्या है, आपको 60% यहाँ पर रिजल्ट लाना
है, ठीक है। कितने परसेंट? 60%। तो जैसा कि आप सब जानते थे कि यहाँ पर कितने 60% रिजल्ट होता था, तो वही रिजल्ट आज भी रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन के जस्ट बाद मैं आपको यहाँ पर समय दूंगी कि इतने समय तक ही आप लोग आंसर करना, उसके बाद आपका आंसर मान्य नहीं हो, क्योंकि अगर मैं बता दी आंसर तो उसके बाद आपका आंसर मान्य नहीं होगा, ठीक। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, मुझसे उठा नहीं गया। क्या है? मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, बताइए वाक्य में कौन सा ऐसा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए सभी लोग। मैं टाइम दे रही हूँ, टाइम देने के बाद जैसा टाइम आप हो जाएगा तो मैं आपको आंसर बता दूंगी, उसके बाद आपका आंसर मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? सभी लोग बताएं क्या होगा। तो राइट ऑप्शन, क्योंकि मुझसे उठा नहीं गया, कि ये भावनाएं की बात कर रहा है कि मतलब मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। रीजन क्या है? जैसे आपको मालूम है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, है ना। कौन कौन से होते हैं? पहले कर्तरी, ये जो पहला आपका कर्तरी यही होता है, दूसरा कर्मणी होता है, तीसरा आपका भाववाच्य, मतलब कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य आपके होते हैं हिंदी में, है ना। तो आपका जो कृतवाच्य होता है, तो आप एग्जाम्पल जान लीजिए कृतवाच्य का होता क्या है। देखिए हम यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा मकसद ये भी है कि हम आपका एवेल्यूएशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे साथी होते हैं कि जो सिर्फ टैलेंट खोज में ही यहाँ पर शामिल होते हैं ना, बाकी दिन उनका पता नहीं रहता कि वो क्लास में है या नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आप क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आज की क्लासेस देखिए, उसके बाद आपको लगेगा तो 12 बजे यहाँ पर कॉमन क्लास रहती है, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहती है ना, चाहे वो जेल प्रेरी हो या जो भी एग्जाम के MPSI हो या तो फिर आपका टेट का एग्जाम हो, जो भी अदर, क्योंकि हिंदी सभी में यहाँ पर मान्य है ना। साइंस भी सभी में आती है, क्योंकि जनरल साइंस ऐसा कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं होता जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन ना बने, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कृतवाच्य में कहता क्या है ना। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या है, राम ने दूध पिया। क्या है? राम ने दूध पिया। क्या? दूध पिया, ठीक। तो जो ये पीना है, जो दूध पी रहा है, तो पीना क्या है? क्रिया हो गई। दूध क्या है? कर्म है। अब राम कौन है? कर्ता। मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट जब कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता यहाँ पर कर्ता। एक चीज है ये भी ध्यान रखिए, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, है ना, आसान सी भाषा में बता देती हूँ कि जब कृतवाच्य की बात आएगी, मतलब यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी, मतलब यहाँ पर आपको कर्ता भी मिलेगा, क्रिया भी मिलेगी और आपको कर्म मिलेगा। लेकिन कर्मवाच्य में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको सिर्फ कर्म मिलेगा, है ना। क्या मिलेगी? क्रिया और कर्ता की प्रधानता इसमें नहीं होती। कृतवाच्य में आपको कर्ता की प्रधानता रहती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है ना। जैसे कर्मवाच्य का आप एग्जांपल देख लीजिए, लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, है ना। क्या हुआ? लेख लिखा गया। लेख क्या हुआ? एक कर्म हुआ, लिखना एक क्रिया हुई। तो यहाँ पर क्रिया और कर्म हो रहा है, कर्ता नहीं है यहाँ पर। लेकिन राम ने दूध पिया, तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो रही है, इसलिए कृतवाच्य का एग्जाम्पल हो गया। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य मतलब कि अपना एक एक्सप्रेशन, एक इमोशन, एक अपनी बातचीत आप यहाँ पर सामने अपने भाव को जागृत करते हैं लोगों के बीच, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये चीज अपनी भावनाएं आप व्यक्त की, भैया मुझसे अब ऐसा काम नहीं हो पाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्योंकि राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा, ठीक। तो जो लोग नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे, सभी साथी शेयर करके आएंगे, और अपना टारगेट तो किसी को नहीं भूलना है आज, है ना। मेरे सभी साथी कोऑपरेट करेंगे और सभी साथी शेयर करेंगे, है ना। 100+ आज लाइव सभी फ्रेंड्स को लाना है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। क्या हो? जिसकी कोई पूर्व से आशा ना हो, एक उसके लिए एक शब्द होना चाहिए। जैसे कोई चीज जिसे आपने कभी ना सोचा कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, या कभी कभी कम भी आ जाते हैं, तो भी आपने ऐसे नहीं सोचा, लेकिन वो घटना घट जाती है। तो ऐसी घटनाओं को, ऐसी आशाओं को कहते क्या हैं? क्या प्रत्याशा कहते हैं, या अप्रत्याशित कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, अनाहूत कहते हैं? आंसर कीजिए, आंसर की। जिसकी कोई आशा नहीं होती, कोई एक उम्मीद नहीं होती, उस शब्द के लिए एक शब्द क्या बनता है आपके लिए? आंसर करें सभी लोग। तो यहाँ का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। होगा क्यों? अप्रत्याशित। जैसे आपने कभी कभी सुनते हो ना कि अप्रत्याशित चुना गया, है ना, मतलब उसकी कोई संभावना नहीं थी, है ना। क्योंकि आपको ये तो मालूम नहीं रहता कि जो इस बार नेता बने वही अगली बार भी बनेगी, है ना। भाजपा हो या कांग्रेस, है ना, पार्टी, कोई भी पार्टी से मतलब नहीं हमें, मतलब बात अप्रत्याशित की हो रही है कि मतलब आपको यह चीज नहीं मालूम थी, आपको पहले आशा ये नहीं मालूम था कि यही बन जाएंगे, है ना।
तो चलिए ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। अप्रत्याशित यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो मेरे जितने साथी नए नए जुड़ते जा रहे होंगे सभी लोग शेयर करके आएंगे, पहला दायित्व अपना समझ के आएंगे कि वो लोग शेयर करके आएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, और शेयर करके आना है। और सभी को मालूम होना चाहिए कि डेली क्लासेस यहाँ पर रात्रि के 9 बजे रहती है, डेली क्लासेस रात्रि के 9 बजे रहती है, जो सभी टेट एग्जाम के लिए, जितने सी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो या यूपी टेट, कोई भी टेट का एग्जाम हो, या केबीएस हो या एनबीएस, सभी के लिए रात्रि के 9 बजे क्लासेस रहती है। और एक दूसरी क्लास मेरी रहती है 12 बजे, दिन के 12 बजे रहती है, जिसमें मैं साइंस कराती हूँ और दूसरी सब्जेक्ट हिंदी भी कराती हूँ, है ना। तो यहाँ पर चलती है शाम डेली 5 बजे मैथ की क्लास रहती है, जिसमें विजय सर क्लास लेते हैं, है ना। तो वो भी क्लास अटेंड कीजिए आप लोग, है ना। तो यहाँ पर 3 क्लासेस आपको ओम शिव शक्ति दे रहा है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और अपने सभी साथियों को आप सबने जोड़ लिया होगा, है ना। नहीं जोड़े हैं तो बिल्कुल जोड़ लीजिए, अपनी ईमानदारी दिखाइए आज, है ना, कि आज यहाँ पर ईमानदारी पूरी तरह से बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आज ओम शिव शक्ति में आपके साथ कौन कौन है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देती हूँ कि आपके यहाँ पर शिव भी हैं और शक्ति भी। कौन है? शिव जी भी हैं और उनकी शक्ति भी है, इसलिए दोनों साथ में है ना। तो आपको ये काम उनका जोड़ा अलग नहीं करना है, शिव और शक्ति को साथ में रखना है, इसलिए अपने सभी भाई बहनों को भी आप जोड़ लीजिए, है ना। चलिए अब आंसर कीजिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आंसर कीजिएगा कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। निष्कपट शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नि प्लस कपट होगा, या निस प्लस कपट होगा, या नी प्लस कपट होगा, या निस प्लस कपट होगा। आंसर कीजिए सभी लोग। मैं आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी दूंगी, प्लस आपको एमसीक्यू भी दे रही हूँ, साथ ही साथ आपका टैलेंट खोज प्रतियोगिता भी यहाँ पर हो रही है ना। 3 काम एक साथ हो रहे हैं। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे क्या होगा। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। तो आई होप आप सबने आंसर कर लिया होगा, आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, है ना। नी प्लस कपट, रीजन क्या है आप जान लीजिए, कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग आंसर तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं एमसीक्यू देखा नहीं होगा ना। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे क्लासेस मिल जाएंगी कि आपको ऑप्शन नंबर ए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरी क्लासेस बस रहती हैं, पर अपन एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना, ताकि जब भी हम एग्जाम दें तो उस चीज़ को हम क्वालिफाई कर पाएं, है ना। सिर्फ बैठने से मतलब नहीं है कि हम आपके आधे घंटे यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे आपके बर्बाद कर दें और इसके बाद हम निकल जाएं, आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम ना हो, है ना। ऐसा नहीं करना है अपन को, ठीक। तो ये निष्कपट जो शब्द है, नी प्लस कपट, क्यों निष्कपट बना आप जान लीजिए। आपके बाद जैसे आपने संधि विच्छेद की तो नी बना, तो ये नी में आपको क्या मिला, विसर्ग मिला। ये जो आपका चिन्ह है ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक। तो विसर्ग कहता है, ये आप व्यंजन संधि का रूल कहता है। ये कौन सी संधि की बात हो रही बताइए, आंसर कीजिएगा। ये विसर्ग संधि का रूल है ना। कौन सी संधि का, विसर्ग संधि का ये रूल है ना। तो ये विसर्ग संधि का रूल क्या कहता है बताइए, कि विसर्ग संधि का रूल ये कहता है कि अगर कोई विसर्ग के बाद, जैसे आपके नी के बाद ये विसर्ग है ना, नी के बाद ये विसर्ग है तो आपको विसर्ग चिन्ह लगा, नी बोले आप इसको। अब ये रूल कहता है कि ये विसर्ग के बाद कोई का खा, कोई भी वर्ण, जैसे का खा गा घा, ये सब आए, पा फा आए, तो इनके बाद अगर जैसे अब यहाँ पर नी विसर्ग के बाद क्या मिला, का मिला। कपट में पहला शब्द क्या मिला, का मिला। तो ये क्या कहता है रूल आपका, कि विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण, जैसे का है, खा है ना, पा है, फा आए, ये वर्ण कोई भी वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण आए तो क्या हो जाता है उसका, उस विसर्ग किस में बदल जाता है, ये जो आपका निष्कपट में बना है, यानी आपका जो ये आधा सा बना है तो ये निस आधा सा में बदल जाता है। कौन बदलता है, ये विसर्ग बदलता है ना। ये चिन्ह हट करके क्या बदल अपना रूप बना लेता है, शा बना लेता है, जो आधा शा आपका खटकोण वाला बना लेता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया होगा, है ना। उम्मीद करती हूँ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। इस रूल के कारण, क्योंकि आपको रूल मालूम हो जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। चलिए, वैसे भी आपको जब विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है ना। चलिए, क्योंकि उसमें चिन्ह जरूर रहता है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने को तो आपको छोटा लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अंदर डले हुए हैं और साथ ही साथ आपको बहुत सीखने की आज चीज बहुत सीखने को मिलेगा, नई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, है ना, जो आपके एग्जाम आप पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा, बताइएगा कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है ना। तो बताइए, सा ध्वनि जो है आपकी, है ना, तो इसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है या मूर्धा है, तालु है, दंतालु है। आंसर कीजिए। तो आपको यह मालूम है कि उच्चारण स्थान के बारे में हमने ही पढ़ रखा है, पहले भी कॉन्सेप्ट का वर्णमाला की क्लासेस हमने ले ली है ना। हमने पढ़ रखा है वहां पर कि क्या होता, कितने वर्ग होते हैं उच्चारण स्थान पर, 5 वर्ग होते हैं। टोटल कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कौन कौन सा होता है, कंठ होता है,
पहला कंठ होता है, दूसरा तालु होता है, तीसरा मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। टोटल 5 वर्ग अपने पास होते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग होते हैं उच्चारण स्थान के पर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब लेकिन स जो ध्वनि है, ये ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है, मूर्धा है, तालु है, दंतालु है। आंसर कीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे। तो आपको मालूम है कि कभी कभी आपको डाउट हो जाता है ना, कि ये जो आपका एक ये वाला शाह है ना, कोण है, फिर ये सेठी वाला शाह है ना, फिर ये शाह सरोता वाला शाह है, ये 3 आपके शाह हुए। अब इनका भी उच्चारण स्थान अगर पूछ देगा तो आप लोग क्या बताओगे? ये आपका शाह ये वाला हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन तालु हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है ना, ये तालु में हो जाएगा, है ना। फिर ये दूसरा शाह किस में हो जाएगा? ये मूर्धा में हो जाएगा, है ना। किस में हो जाएगा? मूर्धा में हो जाएगा। और ये आपका तीसरा जो है ये शाह वाला है आपका, है ना, जो सरिता मैम में लगता है, वो कौन सा शाह हो जाएगा? आपका बत्स हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा? आपका ये बत्स हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, आपका ये बत्स में हो जाएगा। तो ये तीनों को उच्चारण स्थान में आपको बता दी हूँ। शा का तालु हो जाएगा, ये खा खटकोण का मूर्धा हो जाएगा, और ये शा का आपका बत्स हो जाएगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे। कोशिश करती हूँ पूरा समझाने की आप सबको, है ना। जहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। आप एक टैलेंट खोज तो साथ है ही है, साथ ही साथ आज आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो टैलेंट खोज में नए जुड़ते हैं, उन लोगों को कॉन्सेप्ट भी मिलना चाहिए। और इसी तरह क्लासेस डेली 12 बजे भी रहती है ना, ध्यान दीजिएगा, डेली 12 बजे क्लासेस रहती है ना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी तालु हो जाएगा। ये सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी तालु हो जाएगा, है ना। क्या होगा? तालु होगा। अब आप एक चीज ये भी ध्यान लीजिए, जैसे सा का है, जैसे आपको ये मालूम है सघोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण, ये भी होते हैं अपन पास, है ना। तो ये सा क्या है? तालु तो है ही है, साथ ही साथ और क्या है बताइए? आंसर कीजिए सभी लोग। तो ये क्या है? सा हमारा। एक पहली बात तो आप यहाँ पर अघोष हो जाएगा, ये क्या होगा? ये अघोष होगा। और दूसरा क्या होगा? ये महाप्राण, है ना। क्या होगा? महाप्राण। जरूरी नहीं कि यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा है तो नेक्स्ट जगह आपसे क्या दूसरा यही क्वेश्चन बन सकता है ना, आपसे यही पूछ सकता है कौन सा इसमें से अघोष है। तो ये जो तालु होता है आपका, ये सा, ये आपका यहाँ अघोष होता है, साथ ही साथ ये महाप्राण होते हैं। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता रही हूँ, अल्पप्राण महाप्राण किसको कहते हैं? अगर जैसे का है आपके पास, ये आपके पास का है, तो क्या हो जाएगा आपको? का क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अब जैसे आपका खा है तो ये क्या होगा? महाप्राण। रीजन क्या है? जब आपका सिंगल मीनिंग होगी इंग्लिश में, जैसे वर्णमाला में हम का है तो सिंगल मीनिंग यूज करते हैं का, तो ये अल्प प्राण होगा। अब जब खा लिखते हैं तो के एच लिखते हैं, तो महाप्राण ध्यान दीजिएगा कि जिसकी स्पेलिंग डबल होगी वो महाप्राण होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी साथी जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोग शेयर करके जरूर आएंगे, है ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। सभी लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा उन सबके लिए, सभी कॉन्सेप्ट आपके द्वारा मिल जाएगा, है ना। कोई साथी जो नहीं जुड़ पाए अब तक, आपके द्वारा शायद जुड़ पाए, तो ये उपकार जरूर कीजिए, उन पर भी कीजिए, हम पर भी कीजिए और अपने पर भी कीजिए, है ना। तो कोई भी चीज हो बांट कर खाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ज्ञान है, तो ज्ञान तो बांट कर वैसे भी लेना चाहिए। ज्ञान बांटने से हमेशा ज्यादा ही होता है, कम कभी नहीं होता है। चलिए बताइए, यहाँ पर अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अत है या आ है या अति है, अति है। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? तो आपको मालूम है जब आप अत्यंत को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको उपसर्ग में? अति प्लस, यहाँ पर अति प्लस अंत। क्या मिलेगा? अति प्लस अंत मिलेगा, है ना। आपको ये अत्यंत में संधि विच्छेद करने पर आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग हो या प्रत्यय, आपको सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, डेली बताती हूँ 12 बजे की क्लास में, कि चाहे आपका क्या हो, संधि हो, आपकी संधि हो, समास हो, संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, है ना, ये सभी हो, तो सबसे पहले इन शब्दों को पाने के पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए? संधि विच्छेद कीजिए, और संधि विच्छेद के अनुसार आप उसका अर्थ लगाइए, है ना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अति हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका अति, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये आपका पहला शब्द उपसर्ग होता है ना, पहला शब्द क्या होता है? उपसर्ग। और जो शब्द के आखिरी में जुड़े होते हैं वो प्रत्यय जुड़ते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। इसलिए पहले अब क्या जुड़ा है? अति जुड़ा। अंत क्या है आपका? उपसर्ग हो जाएगा जो लास्ट में जुड़ा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। उपत्यका शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर उपत्यका शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है ये सेंस होता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग होता है, या पर्वत का शिखर होता है, या पर्वत के पास की भूमि होती है। तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, आप लोग आंसर कीजिए और अपने सभी साथियों को जो लोग शेयर नहीं किए हैं शेयर करके आ जाइए, है ना।
आंसर कीजिए क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपत्यका किसको बोलते हैं, जो पर्वत के आसपास की भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपत्यका। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जैसे एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस के एक शब्द में उसका अर्थ पूछेगा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि आप बचपन से हिंदी पढ़ते आते हो, इसलिए हिंदी से सारे कॉन्सेप्ट सारे पार्ट से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर ले, जैसे कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, है ना। इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वर्णमाला से है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला। बताइए यहाँ पर जो अड़ा होता है ना, का खा गा घा अड़ा होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक को होता है, कंठोष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है, कंठ तालव्य होता है। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे कि उच्चारण स्थान उसका क्या होता है। तो उसका जो अड़ा का होता है वो क्या होता है, आपको मालूम है कि जैसे कवर्ग होता है ना, कवर्ग होता है और चवर्ग होता है, जो भी वर्ग 5 होते हैं वर्ग, कवर्ग में जैसे आपने देखा कि का खा गा घा अड़ा, तो जो आपका अड़ा लास्ट शब्द आया, तो जितने भी वर्ग 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग के सबसे लास्ट वाला जो वर्ग होगा, यानी सबसे 5 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो होगा, तो मतलब हर एक वर्ण के पहले वर्ग के आखिरी के जो वर्ण रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, नासिक बोलते हैं ना। 5वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं, नासिक बोलते हैं। इसलिए अड़ा हमारा लास्ट में आता है, जो नासिक के पार्ट में आता है ना। और इसको सघोष है या घोष, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो ये क्या है, ये सघोष है ना, सघोष है, साथ ही साथ अल्पप्राण है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए बताइए, यहाँ पर 4 गल, यहाँ पर गज होगा, गल नहीं हो गज होगा, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, यहाँ पर गज होगा, 4 गज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 गज होगा, क्या होगा, 4 गज होगा। तो बताइए 4 गज में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है। बताइए कौन सा विशेषण, बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, परिणामवाचक होगा। परिणामवाचक क्यों होगा, क्यों बहुत सारे साथी यहाँ पर संख्यावाचक लगा, मुझे मालूम है कि बहुत सारे साथी संख्यावाचक कर दिए होंगे, लेकिन ऐसा ये गलत है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि संख्यावाचक में और परिणामवाचक में रीजन अंतर क्या होता है। मैं आपको एक अंतर बता देती हूँ जो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अभी क्या दिया है, 4 गज दिया है ना, क्या दिया है, 4 गज। जैसे आपको 4 गज दिया हो, जैसे 4 तो दिया है, 4 मलमल होता, अगर यहाँ पर 4 मलमल होता तो आप क्या कहते हैं, उसको संख्यावाची कहते हैं ना। जैसे त्रिफला है ना, चौराहा है, तो ये 4 से यानी 4 संख्याओं की बात हो रही है, तो ये संख्यावाची हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्या है, 4 गज दिया हुआ, मतलब यहाँ पर जो दूरी है वो फिक्स कर दिया है, जो मतलब कि कितना उसका पावर है, लीटर में है या मिलीलीटर में है ना, या जिसको यूनिट डिजिट वहां पर फिक्स कर दिया गया हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका परिणामवाचक, क्योंकि आपको 4 कितने गज की बात हो रही है, 4 गज, ये आपको फिक्स बता दिया गया है। तो ये क्या है आपका, ये आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिणामवाचक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, परिणाम, क्योंकि आपको जैसे फाइनली रिजल्ट देता हो कि 4 गज है या 4 लीटर है या 5 लीटर है 10 लीटर है, ये आपका परिणामवाचक है। लेकिन यहीं पर अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको ये मिल जाएगा कि 4 दिन से, है ना, कई दिनों से, है ना, कितने कई दिनों से, ये फिर मतलब कि संख्या आपको फिक्स डिजिट ना बता रहा हो, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो आपको ना बता रहा हो, तो आपका संख्यावाची होगा। लेकिन जहां पर परिणाम डिजिट की बात हो रही होगी वो आपका परिणामवाचक, है ना। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइए कि यहाँ पर फिर से संख्याबाजी की बात आ गई है। आंसर कीजिएगा, चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है या व्ययी भाव समास है। फास्ट आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा द्विगु समास, ये बता दीजिए आप लोग। रीजन क्या है, क्योंकि आपको जैसे एक आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना। जैसे क्या है, एक दशानन है, एक क्या है, एक दशानन वर्ड है ना, कैसा है, दशानन वर्ड है, ठीक।
और एक क्या है यहाँ पर, जैसे चौराहा है, तो दोनों दशाना 10 यहाँ भी हो रहा है, चौराहा में भी 4 राहों की बात हो रही है। चौराहा यहाँ पर संख्यावाची है, यहाँ पर भी संख्यावाची है। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब चौराहा की बात हो रही होगी मतलब कि राह एक ही है, एक ही राह से 4 राह गए, 1 2 3 4, मतलब कि कहना चाहिए कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो जैसे क्या हुआ, एक ये रोड आई, एक ये 2, ये 3, एक 4, अब ये कोई 4 रोड आई हैं और किसी एक राह पर एक फिक्स यहाँ पर जुड़ गई हैं, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो बीच का सफर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका चौराहा कहलाएगा। लेकिन यहीं पर अगर दशानन की बात होगी तो वो क्या करेगा आपका, जैसे वो क्या, जैसे दशानन किसकी बात हो रही है, आपको मालूम है कि किसकी बात हो रही है, और दशानन अर्थात रावण की बात हो रही है ना। 10 है आनंद, जिसके मुख जिसके 10 है वो कौन है, वो रावण है। तो आपका जैसे एक रावण का सिर होगा, रावण के सिर में 10 सिर है ना, तो 1 2 3 4 5 करके मतलब कि एक सिर है, सिर से बाहर की ओर जा रहा है। जो संख्याएं सेंटर से बाहर की ओर जाती हैं या फिर जो भी संख्या हो या वस्तु हो अपने सेंटर से बाहर की ओर जाए वो बहुब्रीहि कहलाता है। लेकिन बाहर से जो अंदर की ओर आए वो द्विगु कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये द्विगु समास का आपको एग्जांपल है, चौराहा आपका द्विगु समास है ना। तो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। अव्ययी समास, भाव समास में तो आपको मालूम है कि पहला शब्द अव्यय होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास में आपके क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं समान होते हैं ना। और कर्मधारय में क्या होता है, आपके कर्मधारय में आपके विशेषण और विशेष की मान्यता रहती है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, राइट ऑप्शन जो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए जो नए साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर करके आए, एक बार फिर से एक बार जाए और शेयर करके आए, जाइए सभी लोग। तो हम बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर कीजिएगा सभी लोग। आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्या होगा मुहावरे का अर्थ। आंख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या कहता है, उन्नति करना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। तो जो यहाँ का आंसर हो जाएगा वो कष्टदायक होना। आंख की किरकिरी होना यानी बहुत कष्टदायक होना, है ना। यार आंखों में किरकिरी जैसे कभी कभी कंकड़ धूल पड़ जाते हैं, मतलब बहुत कष्ट होता है ना, क्योंकि आसमान इतना सॉफ्ट भी जगह होती है कि आपको बहुत पेन होता है ना। तो कष्टदायक होता है ना, तो क्योंकि जब कभी कभी धूल चल जाती है आंखों में तो क्या बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए आंख की किरकिरी होना मतलब बहुत कष्टदायक होना, है ना। ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो कभी किसी की आंखों में किरकिरी ना जाए, है ना, यही ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि बहुत पेन होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है ना। क्या है निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। सभी साथी जो नए जुड़ते जा रहे होंगे उनको बता देती हूँ कि सभी को सबसे पहला काम है शेयर करना, उनका काम है, ठीक। दूसरा काम उनका क्या है कि डेली यहाँ पर 12 बजे क्लासेस रहती है, दिन के 12 बजे क्लास रहती है, हिंदी व्याकरण की क्लास रहती है और साइंस की क्लास रहती है ना। साइंस जो जनरल साइंस सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ का क्लास रहती है। तो डेली आप 12 बजे की क्लास भी अटेंड कीजिए, चाहे वो टेट एग्जाम से आप जुड़े हुए हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप फ्रेंड्स जुड़े हुए हो, है ना। तो यहाँ पर बताइए निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, बताएं सभी लोग। निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है, आंसर कीजिए। तो निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं आपको मालूम है क्या, बताइए। विसर्ग के बाद जो क्या होता है यहाँ पर स्वर या व्यंजन आए, यहाँ पर जैसे निराधार में नी प्लस क्या होगा, अगर आप इसको तोड़ोगे निराधार में तो क्या हो जाएगा, नी प्लस आधार, है ना। क्या हो जाएगा, नी प्लस आधार। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे नी में आप क्या मिला, आपको विसर्ग मिला, है ना। नी की बात क्या मिला, विसर्ग मिला। तो ये आपका रूल क्या कहता है, विसर्ग संधि क्यों है निराधार में, क्योंकि जब आपका ये रूल कहता है नी मतलब विसर्ग के बाद क्या है, स्वर या कोई व्यंजन आए तो वो किसमें बदल जाता है, वो विसर्ग संधि में बदल जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चूंकि हमको करना 30 क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा स्पीड में लेकर भी चलना पड़ेगा, है ना। तो बताइए, आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, एतवब में है, नरेंद्र में है, सज्जन में है, सदैव में है। आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। बताएं सभी लोग।
किसमें विसर्ग संधि है? तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये क्या है, आपका नरेंद्र में भी गुण संधि है ना। या आपको नरेंद्र में क्या होता है, और ए मिलकर के ए बना देते हैं, जो कि नरेंद्र संधि है ना। ये आपका हो सज्जन, ये आपका सत प्लस जन, ये आपका जान के यहाँ को मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, आपका व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल है। अब सदैव में क्या है, सदा प्लस एब, यहाँ आपका वृद्धि संधि की बात हो रही है ना। सदा प्लस एब ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका एतवब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। एतवब में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः प्लस इसका एब, जो इसको संधि विच्छेद होगा, अतः प्लस एब हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अतः प्लस एब हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, बताइए। सप्तऋषि में है, निराधार में है, सत्कार में है, हिमालय में है। आंसर कीजिए सभी लोग कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, सप्तऋषि में, निराधार में, या सत्कार में, या हिमालय में। व्यंजन संधि की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो व्यंजन संधि का होगा एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा, सत्कार में। ये आपका व्यंजन संधि का जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। कौन है यहाँ पर, सत्कार आपको ता संबंधी जो रूल है वो आपका व्यंजन संधि का है ना। वो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यंजन संधि का रूल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका जो सप्तऋषि है ये आपको मालूम है कि गुण संधि का है ना, अर बन जाता है और रा मिलकर के। निराधार में आपका यहाँ पर विसर्ग संधि है, हिमालय में हिम प्लस आलय आपका यहाँ पर दीर्घ संधि, लेकिन सत्कार में आपका यहाँ पर व्यंजन संधि है। ये आप चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। सत्कार में क्या है आपका व्यंजन संधि, राइट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। आप लोग जाइए एक बार फिर से शेयर करके आइए अपने सभी दोस्तों में, सभी आपके जितने भी लाइव ग्रुप में आप जुड़े रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उसमें आप शेयर कर दें तो बिल्कुल बेहतर रहेगा, है ना। क्योंकि मैं मेहनत कर कंटेंट दे रही हूँ। मुझे पिछले हफ्ते मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर थी, है ना, तो बहुत मुश्किल से फीवर ठीक हुई है ना। तो काफ़ी यहाँ पर टैबलेट लेनी पड़ी मेरे को, तब जा कर के इतनी जो ठीक ठाक बैठी हूँ आप सबके बीच में। आज जो लाइव हूँ आप सबके यहाँ पर ब्लेसिंग सबकी, सभी फ्रेंड्सों का कमेंट था, बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैम क्लास क्यों नहीं हो रही है ना, तबीयत मेरी बिगड़ गई थी बीच में, तो मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। इसलिए अब मैं आप सबके बीच हूँ, स्वस्थ हूँ, तो आप सब लोग क्लासेस को शेयर कीजिए और साथ ही साथ डेली क्लास लीजिए, है ना। जितना मेरे से हो पाता है मैं बिल्कुल डेली क्लास लेती हूँ, है ना। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए कि क्या होगा। आ प्लस ई बन करके ए बनाता है, ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, बताइए। दीर्घ संधि में होता है, या गुण संधि में होता है, या वृद्धि संधि में होता है, या अण संधि में। सभी लोग आंसर करेंगे, किसमें किसका रूल है ये बताइए। आ प्लस ई ये किसका रूल है, बताएं सभी लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि, गुण संधि। ये गुण संधि का रूल है ना। ए बनता है, ओ बनता है और आर बनता है। ओ ए ओ आर जो किसका रूल है वो आपके गुण संधि का रूल है ना। कौन सा संधि का है, गुण संधि का, है ना। गुण संधि क्या हो जाएगा, जैसे कि आप रमेश, क्या हो जाएगा रमेश, आप देख लीजिए, तोड़ करके हम देख लेते हैं, है ना। तो रमा प्लस ईस, तो आपको यहां से क्या मिल गया है, यहां से रमा से आ मिल गया, यहां से ई मिल गया, टोटल मिलकर के क्या बना दिए, ए बना दिए, जो कि रमेश ये हो गया, है ना। तो अभी इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां से क्या बनता है। अब जैसे आपका यहाँ पर ओ भी बनता है, गुण संधि में क्या बनता है, ए तो बनता ही है, साथ साथ ओ भी बनता है ना। क्या बनता है, एक ओ भी बनता है। जैसे महोदय, क्या हो गया महोदय। आपको एक चीज संधि में ध्यान रखनी है, मैंने रूल में संधि का अभी मैंने बताया है आप सबको, बहुत बेस्ट ट्रिक मैंने संधि की बताई है कि आपको भूलेगा ही नहीं, है ना। स्वर संधि की हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत बेहतरीन आपकी वहां पर ट्रिक थी, है ना। ट्रिक क्या थी कि आपको सेंटर में देखना है, क्या देखना है, सेंटर में देखना है कि सेंटर में आखिर क्या है। जैसे आप गुण संधि के एक रूल देख लिए, ए है, ओ है, अर है, तो अगर आपको ओ देखना है कि ओ किसमें है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ओ किसमें है, कौन सा गुण संधि का रूल है। तो आप जैसे आपको महोदय मिला, महोदय, तो आपको ये दिख रहा है कि गुण संधि का रूल है, तो आपके सेंटर में आपको ओ दिख रहा, महो,
म हो आपको मतलब ओ मिल रहा है, तो ये आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे गुण संधि है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपने देखा अभी देखा, हाल ही में देखा आपने, रमेश, क्या देखा आपने, रमेश, यहां पर ए की बात हो रही है, तो ये आपका ए इसमें है, रमेश एस, ए की बात हो रही है, तो ये किस में आ गया आपका, गुण संधि में आ गया। इस सेंटर में आपको ध्यान देना कि सेंटर का रूल क्या कहता है ना, सेंटर में रूल आखिर किसकी बात कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, गुण संधि। अब जब ध्यान दीजिएगा वृद्धि संधि की यहाँ पर बात आएगी, या वृद्धि संधि भी क्या हो जाएगा, आपकी दो मात्राएं होंगी, आपको दो मात्राएं मिलेगी, ए में आपको क्या मिलेगी, गुण में क्या मिलेगी, आपको एक मात्रा मिलेगी, और वृद्धि में आपको दो दो ये वाली मात्राएं जहां भी मिलेंगी, सदैव है, तथैव है, मतैक है, ये सब किस संधि का रूल हो जाएगा, वृद्धि संधि का। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर कीजिएगा। सतचरित, यहाँ पर सत प्लस चरित बराबर सचरित किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, विसर्ग संधि का है, या दीर्घ संधि का है। फास्ट आंसर करें सभी लोग, बताएं सभी लोग। तो आप एक बात बताइए, आपको हमने व्यंजन संधि के बारे में ही बातचीत कर ली है, हमने व्यंजन संधि के यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, क्या है ऑप्शन नंबर बी। अब ये आपका जो आपने सचरित एक वर्ड लिया, तो आपने जब इसकी संधि विच्छेद की तो सत प्लस चरित, आपने देखा यहाँ पर कि सत प्लस चरित्र, यहाँ पर जो आपका है ता आपका आधा रहेगा, ये आपका यहाँ पर आधा ता रहेगा, है ना, ये आपका ता रहेगा, इस तरह का ता रहेगा। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है व्यंजन संधि में कि आधा ता के बाद क्या आए, चा, यहाँ पर जैसे आपका सच्चरित्र में ये चा आया, क्या कहता है रूल व्यंजन संधि का कि ता के आधा ता के बाद चा आए या छा आए, तो ता किस में बदल, आधा ता किस में बदल जाता है, वो चा में बदल जाता है ना, कैसे किस में बदल जाता है, ता, चा में बदल जाता है। इसी तरह से ये जो ता में आप यहाँ पर आपने संधि विच्छेद में ता देखा, अब यही ता बदल करके किसमें बदल गया, आधा चा में बदल गया, किसमें, आधा चा में सचरित हो गया, इसी से, है ना। इसलिए आपका रूल है ना, ऐसे चा संबंधी भी रूल है कि चा आधा चा आया तो इसमें क्या क्या हो जाता है, छा, आपने देखा उच्छ्वास, है ना, इस तरह से आपने देखा आधा ता, उसमें भी देखा है कि आधा ता के बाद क्या है, चार छा आया तो वो चार छा बता दीजिए, आपने रूल अभी हमने देखा, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होगा राइट ऑप्शन। कौन सा उपसर्ग, यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, कौन सा ऐसा उपसर्ग होता है, आपको मालूम है उपसर्ग जो होता है शब्दों के आरंभ में लगता है, और जो आपका प्रत्यय होता है वो शब्दों के अंत में लगता है ना। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है तो आचार शब्द से पूर्व लगेगा, क्योंकि आपको मालूम कि जब उपसर्ग है तो शब्दों के पूर्व ही लगेगा, तो उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऐसा शब्द लगेगा जो आचार शब्द में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद कौन सा अर्थ देगा, जुल्म अर्थ दे देगा। तो क्या दूर हो जाएगा, अति हो जाएगा, निर हो जाएगा, अन हो जाएगा। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट यहीं पर ऑप्शन में ही बता देती हूँ, राइट ऑप्शन आपको, है ना, हिंट मैं आपको अभी दे देती हूँ, इसलिए आपको राइट ऑप्शन करने में ज्यादा देरी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, है ना, और ना ही आप किसी का रॉन्ग होना चाहिए। बताइए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ना, अति प्लस आचार, जब आप अत्याचार यहाँ पर जोड़ोगे, एक क्या मिलकर क्या बनाएंगे, अति प्लस आचार मिलकर क्या बनाएंगे, अत्याचार। कौन सा वर्ड बनाएंगे, अत्याचार। अत्याचार का क्या अर्थ होता है, जुल्म होता है ना, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है, सभी को न्याय मिलता है, देर मिलता है, लेकिन मिलता सबको है। ऐसा कोई संसार में कोई भी प्राणी नहीं है ना, छोटा प्राणी हो या बड़ा प्राणी हो, लेकिन जीव हर एक व्यक्ति में होता है ना, कोई भी वस्तु हो, तो यहाँ पर हर एक में प्राण होता है, और साथ ही भगवान सबके साथ न्याय करता है, इसलिए कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। आपको हर पल याद होना चाहिए कि हमारे साथ ईश्वर है, कोई भी नहीं देख रहा है लेकिन ईश्वर जरूर देख रहा है ना, ये हर वक्त सोचना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अत्याचार जब संधि विच्छेद करोगे, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि अवसर्ग आप जब मिलेगा आपको या प्रत्यय मिलेगा, तो जब आप शब्द पाएंगे तो सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, है ना। तो आपने जब संधि विच्छेद किया तभी तो आपको अर्थ मालूम पड़ेगा कि इसका अर्थ जुल्म होता है ना, तभी आपको मालूम पड़ा ना। तो यहाँ पर अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अति प्लस आचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार आपका वर्ड आ जाएगा, जो कि अत्याचार मिलकर बन जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अत्याचार जब बदलेगा अर्थ में तो जुल्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी के अत्याचार में शब्द नहीं बदलने चाहिए, काम नहीं बदलने चाहिए, है ना। तो
ऐसी ज़िंदगी जिए कि फिर भगवान भी माफ़ कर पाए, है ना। ऐसा किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मेरे साथी जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं अभी सभी लोग अपने एक दूसरे में यहाँ पर जाने के सभी को शेयर करना, किसी एक फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ कि सभी लोग शेयर करके आए। जो लोग शेयर नहीं किए हैं वो सभी शेयर करके आए, है ना। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ, जो लोग शेयर किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो लोग भी कोशिश करें जो उनसे बन पाता है तो, है ना। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, बताइए। रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है या कृपालु है, बताइए। कृदंत प्रत्यय से बना है, बताइए सभी लोग आंसर कीजिए। क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताएं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, है ना। क्या होगा, बिकाऊ होगा, क्योंकि मालूम है कि जो आपका कृदंत होता क्या है, पहले ये बताइए। कृदंत बताइए, कृदंत किससे बनता है। तो कृदंत जो बनता है वो किससे बनता है, क्रिया से बनता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, किससे बनता है, कृदंत जो बनता है वो क्रिया से बनता है ना। कृदंत क्रिया से बनता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्रिया से क्या बनता है, कृदंत बनता है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है, रंगीला, तो रंग की बात हो रही, क्रिया तो कोई हो नहीं रही यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दुधारू है, ये कृपालु है, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही, है ना। और जो क्रिया का मूल शब्द है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। क्रिया का जो मूल शब्द है वो कहाँ से लिया गया, बताइए। तो जो क्रिया का मूल शब्द होता है वो कहाँ से लिया जाता है, धातु से लिया जाता है। जो क्रिया का मूल प्रारंभ जहाँ शब्द से होता है, जैसे चलना, चलना क्या है, एक अपने आप में क्रिया है। क्या है, चलना अपने आप में एक क्रिया है, लेकिन इसमें मूल शब्द मिला कहाँ से, मूल शब्द कहाँ, उत्पत्ति कहाँ हुई, चलना के जो चलना वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है धातु से हुई है। किसकी उत्पत्ति, क्रिया की धातु, मतलब उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो धातु से। तो यहाँ पर जो चल धातु है, यहाँ पर जो चल वर्ड है ये एक धातु है, मूल वर्ड क्या है, धातु है। अब धातु में ही ना प्रत्यय जोड़ देने से, यहाँ पर चल में प्लस ना जोड़ दिए चलना में, तो जब ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, चलना एक क्रिया बन गई, है ना। इसलिए क्रिया को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कृदंत कहते। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बताइए, है ना, कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। एक कृदंत प्रत्यय की बात किया था, है ना, किसके प्रत्यय की, कृदंत प्रत्यय की। अब यहीं से एक क्वेश्चन और भी बनता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ कि जैसे कभी कभी क्या पूछता है, तद्धित प्रत्यय कहाँ से बनता है ना, कौन सा प्रत्यय, तद्धित। तो ध्यान रखिए कि जैसे कृदंत आपका किससे बना था, क्रिया से बना था, है ना, बिकाऊ से बना था ये कृदंत आपका। लेकिन जब तद्धित प्रत्यय की बात आएगी तो तद्धित प्रत्यय कहाँ से बनता है, वो संज्ञा सर्वनाम से बनता है। संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण से क्या बनता है, तद्धित प्रत्यय बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। किस शब्द में अथवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में यहाँ पर अथवा नहीं होना चाहिए, आवा होना चाहिए। किस प्रत्यय में आवा प्रत्यय नहीं है, बताइए। यहाँ पर अथवा नहीं होगा, आवा होगा। टाइप करने वाले भैया भी थोड़ा हमारे मिस कर दिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर आवा होगा। क्या होगा, आवा होगा, है ना। तो किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, बताइए। दिखावा में नहीं है, चढ़ावा में नहीं है, लावा में नहीं है, भुलावा में नहीं। तो मैंने तो वर्ड ही ऐसा बोल दिया कि आपको समझ में आ गया हो कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है ना। तो तब भी आप लोग आंसर कीजिए, है ना। एक आस है आप लोग के आंसर की, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन तो होता है कि जो आप लोग सभी लोग साथ में जुड़ते हैं टैलेंट खोज प्रतियोगिता में, है ना। तो आप भी अपना टैलेंट जाने, और साथ ही साथ बहुत सारे साथियों को जैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे पिछले बार जिन्होंने टैलेंट खोज प्रतियोगिता में जीता था 10 लोग, तो उनका नाम मेरे पास तो था, पिछली बार उन्होंने सेंड कर दिया था, लेकिन बीच में मेरा मोबाइल गुम गया था, साथ ही सारा डेटा वहाँ से क्लियर हो गया, तो मुझे कोई भी डाटा पुराना मेरे पास नहीं है, है ना। तो सभी साथी जो जितने फ्रेंड्स यहाँ पर जीत चुके हैं पिछले 10 में, है ना, टैलेंट खोज प्रतियोगिताएं, तो वो लोग मेरे को अपना नाम दे देंगे यहाँ पर, है ना, नाम और नंबर दे देंगे, ताकि मैं उनके जो पैसे भी अकाउंट में नहीं सेंड कर पाई हूँ। रीजन यही था कि कोई उनका अपडेट नहीं मिल पाया, नंबर सभी, क्योंकि यहाँ पर नंबर न्यू मोबाइल आई तो अब उसमें कुछ नंबर है ही नहीं, है ना, वो तो गुम गई, मोबाइल ही गुम गई। मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन शायद कुछ ही साथी जुड़ पाए हैं जो मैसेज करते आए। नंबर तो हमने पोर्ट करवा लिया है, लेकिन
मोबाइल तो नहीं, सारा मोबाइल में डेटा था तो वो तो गुम गया। तो इसलिए आप लोग जितने साथी हैं सभी लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे आज कि हमारा नंबर ये है, ताकि उनका जो राशि है, उनकी नगद राशि पुरस्कार के तौर पर रखी गई थी तो वो हम उनको भेज पाए, है ना। अभी हम नहीं दे पाए उनको, रीजन यही था हमारा, है ना। इसलिए आप सभी लोग जो साथी पिछली बार जीते हैं तो वो लोग अपना नाम और नंबर मुझे जरूर दे देंगे, है ना, ताकि मैं उनके अकाउंट में पैसे उनके ट्रांसफर कर पाऊँ। ठीक, चलिए तो बताएंगे किस शब्द में अथवा आवा, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा में नहीं है, चढ़ावा में नहीं है, लावा में नहीं, भुलावा। तो आई होप आपको यहाँ पर आंसर आ गया। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको मालूम है कि दिखावा में भी क्या डायरेक्ट मिल रहा है, दिख प्लस आवा, है ना, दिखावा प्रत्यय मिल रहा है आपको। चढ़ावा में भी चढ़ प्लस आवा मिल रहा है, भुलावा में भूल प्लस आवा मिल रहा है, लेकिन लावा में आपको नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे लावा का, तो संधि विच्छेद में अर्थ भी मिलना चाहिए ना। आप संधि विच्छेद करने से सेंस नहीं है, उसमें एक आपका एक सेंस मिलना चाहिए। तो जब आप लावा को तोड़ोगे तो क्या आपको लावा को तोड़ने के बाद कुछ मिलता है क्या? अगर आपने तोड़ दिया है, ला प्लस आ कर दिया, तो इसमें क्या आपको सेंस मिल रहा है? क्योंकि पहला शब्द क्या होता है हमारा उपसर्ग, दूसरा शब्द हमारा क्या होता है प्रत्यय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा उपसर्ग भी एक अर्थ बनाना चाहिए, दूसरा हमारा प्रत्यय भी एक अर्थ बनाए। तो ये दोनों में से कोई अर्थ नहीं बनाते, है ना, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हाँ, दिखावा में आपको ये मालूम है कि दिख प्लस आवा में आपको दिखना एक क्रिया है ना, क्या है, एक जो उपसर्ग हो जाएगा आपका। आवा में भी आपका एक प्रत्यय बन जाएगा, और चढ़ावा में भी आपका एक बन जाएगा अपना भी। चढ़ प्लस आवा करोगे तब भी एक सेंस मिलेगा, भूल प्लस आवा करोगे तब भी आपका एक अर्थ मिलेगा। लेकिन राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका यहाँ पर नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी लोग शेयर करके जरूर आएंगे, जितने साथी नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग शेयर कर देंगे। और मैं उनको बार बार बताना चाहती हूँ कि डेली क्लासेस यहाँ पर कितने बजे रहती हैं, दिन के 12 बजे रहती है एक क्लास, है ना। एक क्लास कौन सी, दिन के 12, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं डेली, हम डेली यहाँ पर जीएस पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पर, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। तो सभी लोग साथी जुड़ जाएंगे, है ना, डेली क्लासेस रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी उनको क्लासेस का मैसेज मिलेगा, क्लास स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है ना, तभी आपको ये मैसेज मिल पाएगा। तो सभी लोग इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैथ्स की क्लास भी डेली मिलती है, ओम शिव शक्ति क्लासेस में 5 बजे, शाम को 5 बजे डेली क्लास मैथ्स की रहती है। तो सभी लोग जुड़ जाया करेंगे, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाई लोग यहाँ पर जुड़े हैं, भाई बहन जो भी हमारे हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि मेरा मकसद ये, जो मैं अपने, जो भी मेरी छोटी सी कोशिश है ना, टैलेंट खोज प्रतियोगिता हो या क्लासेस हो, जो मेरी जितनी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, तो अगर मेरी ये कोशिश आपको आप सबको पसंद आती है तो मेरा मकसद यही था कि जैसे गाँव के लोग, कुछ लोग ऐसे थे कि कोचिंग के लिए नहीं जा पाते थे, है ना, तो जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं, ऐसे जगह में होते हैं कि जो प्रॉपर सिटी में रहते हैं तो वो लोग कोचिंग मिल जाता है उनको। लेकिन गाँव आज भी ऐसा कुछ ऐसी जगह है जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको कॉन्सेप्ट दें जो कि आपको पेड बैचेस में मिलता है, वो हम आपको दे रहे हैं, फ्री क्लासेस में दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग को सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सिर्फ शेयर करें, बाकी कंटेंट देना हमारा काम है, हम आपको डेली कंटेंट देंगे, है ना। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर यहाँ पर डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और भरोसा रखिए, बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन बेस्ट कराई जाएगी, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर कीजिएगा सभी लोग। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? आंसर कीजिएगा। कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है? सभी लोग बताएंगे। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय है या द्विगु है या द्वंद्व है या तत्पुरुष है? तो धक्का और मुक्की में क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर धक्का मुक्की वर्ड है ना, कौन सा वर्ड है? धक्का मुक्की, है ना। ये आपका, चलिए हाँ, ये आपका जो राइट ऑप्शन है सी ही होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर जो धक्का और मुक्की वर्ड है, एक चीज आपको ध्यान देती हूँ, कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आज मैं आपको, है ना, क्योंकि धक्का मुक्की एक वर्ड ये होगा, एक जैसे कि आपको द्वंद्व में होता है, और कभी कभी इसी तरह का वर्ड क्या आ जाता है आपके अव्ययी भाव समास में आ जाता है। जैसे अव्ययी भाव का एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अव्ययी भाव का, है ना, एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हाथों हाथ। क्या? हाथों हाथ, ये एक ही वर्ड है, हाथों हाथ, कानों कान, बातों बात। तो आप तुरंत यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं ये द्वंद्व समास है, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन जान लीजिए, क्योंकि जो आपका एक ही वर्ड बार बार पुनरावृत्ति करे तो वो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, है ना। या तो अव्ययी भाव समास पहला पद अव्यय होता है, और अगर उस वर्ण में अव्यय नहीं है तो हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, ये सब जरूर रहता है, मतलब उसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। और जब 2 वर्ड अलग अलग रहेंगे, धक्का और मुक्की, और यहाँ पर बीच में
योजक चिन्ह रहेगी, बीच में योजक चिन्ह रहे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और कर्मधारय समास कहाँ होगा, जब आपका पहला यहाँ पर पहला पद दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या हो, एक विशेषण हो और एक में विशेष हो। कैसा हो, एक में विशेषण हो एक विशेष हो। एग्जाम्पल जैसे चंद्रमुख, क्या हो जाएगा, चंद्रमुख, है ना। मुख कैसा हो, चंद्रमा के समान, है ना। तो यहाँ पर चंद्र हो गया, यहाँ पर मुख, एक दूसरे की मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र से की गई है, यानी चंद्रमा से की। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि मैं क्या आपको आंसर ये बताना चाहती हूँ, आपको क्या समझाना चाहती हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए त्रिफला में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, शायद नहीं वही क्वेश्चन है क्या, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है। बताइए त्रिफला में, अब त्रिफला का बताइए कौन सा समास है इसमें। तो आपको मालूम है कि जैसे ये आपका ये संख्यावाची है, कौन सा शब्द है ये आपका संख्यावाची है ना, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि दशानन की जैसे हमने बात पहले ही कर ली है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है ना, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि मैम ने क्या बताया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर त्रिफला में, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। संस्कृत के ऐसे शब्द क्या है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों ही उसको हम प्रयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। संस्कृत के जैसे वर्ड होते हैं, आपको मालूम है कि वो क्या कहलाते हैं, ज्यों का त्यों, मतलब उसमें कोई हेर फेर हम नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम वहां पर उसको हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, हम तत्सम कहते हैं। ज्यों का त्यों जिसमें हम प्रयोग करते हैं वो हम तत्सम कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन में 5-5 आपको आंसर दे रही हूँ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि मैं एक क्वेश्चन जरूर है लेकिन मैं आपको ऑप्शन जो है चारों क्लियर करती हूँ। तो तत्सम में क्या है आपका, आपको मालूम क्या, ज्यों का त्यों संस्कृत वर्ड हो गए, है ना, तत्सम कहला गया। अब लेकिन इसी तत्सम का जो बदला हुआ रूप होता है, यानी संस्कृत वर्ड को जो आपने हिंदी में रूपांतरित कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो आपका तद्भव हो गया, है ना, क्या हो गया, तद्भव हो गया। अब इस तद्भव को भी और भी आसान भाषा में आपने किसमें, क्या अपने देसी जो आपको यहाँ पर मदर टंग है आपकी, जो भी है आपकी, है ना, तो आपने किसने उसको बदल दिया, आपकी मातृभाषा में बदल दिया, आपने उसे देसी भाषा में बदल दिया, तो क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। अब देसी भाषा को आपने जैसे विदेशी कुछ वर्ड किसमें आए हैं, विदेशी वर्ड आए हैं ना, तो वहाँ से जैसे विदेशी वर्ड जो आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम विदेशज बोलते हैं ना। इसलिए चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, कहाँ पर क्या, पहला तत्सम जो हो जाएगा हमारा पूरा संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत से बदला हुआ रूप जो हिंदी होता है, जैसे आप कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए, है ना, जैसे अग्नि, क्या है, अग्नि, अग्नि क्या हो जाएगी आपके तत्सम। इसी अग्नि को आसान भाषा में करने के लिए हमने आग कहने लगे, हम क्या कहने लगे, उसको आग कहने लगे। उसी आग को, है ना, जैसे पहले क्या था, यजमान, पहले क्या था, यजमान, पहले जो यजमान वर्ड है वो तत्सम है, इसी यजमान को अब क्या कहने लगे, जजमान, तो जजमान क्या हो गया आपका, तद्भव हो गया। इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, संस्कृत के ज्यों के त्यों वाले वर्ड की बात की हो रही है यहाँ पर, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या। और जितने साथी नए जुड़ते जा रहे होंगे सभी लोग शेयर करेंगे, पक्का शेयर करेंगे, कोई भी यहाँ पर ईमानदारी नहीं खोएगा। ओम शिव शक्ति क्लासेस में आज आपको ईमानदारी दिखाना है, 100+ लाइव आपको यहाँ पर जोड़ना है आज, है ना। चलिए बताइए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आज जुनून अपने आप पे मन में लाइए कि आज ओम शिव शक्ति क्लासेस में इतने फ्रेंड्स हम एक साथ पढ़ेंगे, तो बताइए कि रूढ़ शब्द कौन सा है। वाचनालय है, यह समतल, यहाँ पर समतल होगा, समतुल नहीं होगा, समतल होगा, या विद्यालय है, या पशु है। क्योंकि मैं आज आपको क्लासेस तो दे ही रही हूँ, आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दे रही हूँ, है ना, ये चीज आपको मालूम है कि कॉन्सेप्ट भी मैम साथ साथ दे रही हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन, रूढ़ शब्द कौन सा है, वाचनालय है, समतल है, विद्यालय है, या पशु है। फास्ट आंसर कीजिए सभी लोग, रूढ़ शब्द कौन सा होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा थोड़ा बता देती हूं आपको, जो शब्दों के बारे में है ना, क्या है शब्दों के बारे में, तो बताइए यहां पर जान लेते हैं, है ना। तो जैसे शब्द आपके 3 प्रकार के रूढ़ हैं, पहला कौन है, रूढ़ है, दूसरा यहाँ पर यौगिक है, क्या है दूसरा, यौगिक है, तीसरा क्या है, योग रूढ़ है ना, तीसरा क्या है
यहाँ पर योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जो रूढ़ होता है, यौगिक होता है, तीसरा योग रूढ़। अब रूढ़ किसको कहते हैं मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। रूढ़ आप उसको कहोगे जिसको आप तोड़ने के बाद आपको कोई अर्थ ना मिले। जैसे आपने यहाँ पर हमने राइट ऑप्शन रूढ़ का क्या देखा, पशु देखा। अब अगर आप पशु को आप तोड़ोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा? क्या पशु को तोड़ दोगे, पा सु में पा को अलग कर दोगे, सु को अलग कर दो, कोई अर्थ मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, रूढ़ शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं मिलता। वहां पर क्या होगा, जिस शब्द को तोड़ने पर, जैसे घर है, आपने घर को तोड़ दिया, घा प्लस रा कर दिया, अगर घा प्लस रा करोगे तो कोई अर्थ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या होगा, रूढ़ होगा। अब मैं आपको दूसरा बताती हूं, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर पाठशाला, क्या होगा, पाठशाला, है ना। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर 2 वर्ण जुड़े हुए, पाठ है, एक पाठ की बात हो रहा है और दूसरी शाला की, है ना, जहाँ पर पाठ पढ़ाई जा रही है वहाँ की शाला है, पाठशाला यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यौगिक। क्यों यौगिक हो? क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द मिलकर बने। पाठ एक अपने आप में एक पाठ शब्द है, एक अपने आप में शाला शब्द है। तो 2 शब्द जब मिलकर जब बनाएंगे तो वो यौगिक होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यह है कि जब आपकी योग रूढ़ की बात आएगी तो जैसे आपका दशानन है, पीताम्बर है ना, नीलकंठ है, ये सब जैसे आपके बहुब्रीहि समास में यूज होते हैं, उसी तरह से आपके योग रूढ़ में यहाँ पर योग रूढ़ शब्द में प्रयोग होते हैं। वो शब्द जैसे तीसरा कोई अर्थ दे रहा होगा, वो शब्द क्या कहलाएगा, योग रूढ़। जैसे आपके दशानन कह दिया, ये पर क्या कहते हैं, दशानन, और आपको एग्जाम्पल दे दिया कि इनमें से बताइए कौन सा योग रूढ़ शब्द है। दशानन है, वाचनालय है, विद्यालय है, समतल है। तो आप क्या करोगे, दशानन। क्यों करोगे? क्योंकि आपको जब तीसरा कोई अर्थ देगा, बिल्कुल बहुब्रीहि समास की तरह, वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका योग रूढ़ कहलाएगा। ये चीज आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, पशु हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए, संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पहला देख लीजिए, तत्सम होगा, तद्भव होगा, विदेशी शब्द होगा, या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होगा? बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। संकर शब्द का अर्थ क्या होगा यहां पर, बताइए क्या होगा आपका? तो आपका संकर शब्द का 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना शब्द क्या कहलाएगा आपका, संकर शब्द। 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं ना, क्या होते हैं, 2 भाषाओं से। जैसे यहां पर छायादार क्या हो जाएगा यहाँ पर, या तो मातृभाषा मान लीजिए, मातृ प्लस भाषा, मातृभाषा, है ना। तो भाषा आपको मालूम है हिंदी का वर्ण, जो मात्र है एक संस्कृत का वर्ण, मात्र जो है, मात्र है, पितृ है, ये सब संस्कृत के वर्ण हैं। तो आपके 2 भाषाओं को मिलकर के बना संस्कृत और हिंदी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका मात्र, ये अलग होगा, ये अलग भाषाओं को। 2 भाषाओं जब मिलकर एक शब्द बनाते हैं वो आपके संकर शब्द कहलाते हैं। कौन शब्द? क्योंकि हमने डिस्कस कर चुका तत्सम का, तद्भव का, विदेशी का, लेकिन यहाँ पर डी का नहीं किया। संकर शब्द क्या कहलाते हैं, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, वो हम संकर शब्द कहते हैं ना। चलिए, तो मेरे सभी फ्रेंड्स जो होंगे आज बिल्कुल ईमानदारी दिखाए होंगे, आई होप, है ना। तो सभी को शेयर करना है और जल्द ही हमको लाइव क्लास मिलने वाली है, मिल गई है संभवतः, है ना। तो YouTube से मिल गया है हमको, बस हमने स्टार्टेड अभी नहीं किया है ना। तो आप सब लोग शेयर कीजिए। 12 बजे क्लास किसी को मिस नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी फ्रेंड जुड़े हुए हैं, 12 बजे डेली यहाँ पर हिंदी रहती है और आपका साइंस रहती है ना। तो डेली क्लासेस अटेंड करेंगे। तो मंडे ट्यूसडे को बस को छोड़ करके क्लासेस नहीं रहती, मंडे और ट्यूसडे को, है ना। यहाँ पर बाकी सभी डे क्या रहेंगी आपकी, यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर EBS रहेगा, साइंस रहेगा आपका, है ना। तो आप लोग सभी लोग 12 बजे क्लासेस अटेंड कीजिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। वहां पर रेलगाड़ी शब्द में क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है? बताइए, सभी लोग बताएंगे रेलगाड़ी शब्द में क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, या संकर शब्द है? तो जो आपका रेलगाड़ी शब्द है ये भी आपका 2 शब्द से मिलकर बना है, संकर शब्द है। क्या है, 2 शब्दों से, रेल अलग शब्द है और गाड़ी अलग शब्द है ना। क्योंकि गाड़ी आप वैसे आप पर्सनल वाहन को भी गाड़ी कह सकते हो, और रेल आप सिर्फ रेल को कहते हो, है ना। इसलिए 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, संकर शब्द कहलाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइए, यहाँ पर ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। बताएं यहाँ पर कि किस वाक्य में अपादान कारक है, राम ने रावण को तीर से मारा, या मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। यहाँ पर सब लिखा हुआ, चाकू होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मोहन होगा। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। अपादान कारक की बात हो रहा है ना।
बताइए। तो आपको मालूम है कि तत्पुरुष समास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। ये अगर आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आपको कारक चिन्ह पढ़ना। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने, देख लीजिए क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से तब संबंध काके की संबोधन है। मतलब यहाँ पर सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। लेकिन अपादान में क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान में है ना, अपादान से, अपादान में भी से होता है, करण में भी से होता है, दोनों में से होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप जान लीजिए आज, है ना। आपको आज के बाद कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर रहती है, अपादान और करण में रहती है, क्योंकि करण में भी से होता है, करण में भी से होता है और अपादान में भी होता है ना। तो जो आपका करण वाला रहेगा वो क्या करेगा, वो जोड़ने का काम करेगा, है ना। और जो आपका करण वाला रहेगा वो जोड़ने का काम करेगा, जो अपादान वाला रहेगा वो आपको बाहर करने यानी निकालने का काम करेगा। तो एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे क्या होगा, ऋण मुक्त, एक शब्द है ऋण मुक्त, एक शब्द है ऋण मुक्त और एक शब्द है ऋणग्रस्त, एक ऋणग्रस्त। तो जो चीज ग्रस्त यानी ऋणग्रस्त मतलब कि रोगग्रस्त कहना चाहिए, रोगग्रस्त, है ना। क्या इसका हो जाएगा, रोगग्रस्त। जो रोगग्रस्त यानी रोगों से आपको ग्रसित, रोग ने आपको ग्रसित कर रखा है ना। ईश्वर करे कभी किसी को ना ग्रसित करे, है ना, सभी को खुश रखे, प्रसन्न रखे। रोगग्रस्त जैसे वर्ड क्या, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त में क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। रीजन क्यों, क्योंकि रोग से ग्रसित कर रखा है वो, तो ग्रसित करने का काम कौन करता है, करण करता है। लेकिन ऋण मुक्त, ऋण को मुक्त कर रहा है कौन, अपादान कर रहा है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव कौन सा एग्जाम्पल कर रहा है बताइए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलने का काम कर रही है। ये हिमालय है, यहाँ से गंगा क्या कर रही है, निकल करके बाहर जा रही है, मतलब बाहर काम कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम ने रावण को तीर मार दिया तो उसके पेट में ही गई, है ना कहीं आंतरिक की बात हो रही है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग शेयर करते जाएंगे, सभी साथी, जितने साथी जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर करते जाएंगे, है ना। अपने सभी साथी को सूचित कर दे कि सभी यहाँ पर संडे को टैलेंट खोज प्रतियोगिता रहती है ना। तो सभी साथी को, और आपकी यहाँ पर प्रॉफिट की बात ये है कि आप लोग को पहली बात तो शिक्षा में कहीं प्रॉफिट की बात करनी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लाभ की बात कर रही हूँ मैं, कि आपको 12 बजे की डेली क्लासेस रहती है, कितने बजे, दिन के 12 बजे रहती है, जो कि आपको हिंदी और साइंस मिलती है ना। हिंदी और साइंस टेट एग्जाम के लिए बता देती हूँ कि संस्कृत क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी टेट एग्जाम वालों को ही बता देती हूँ कि संस्कृत क्लास में स्टार्ट कर चुकी हूँ। संडे और मंडे का जो दिन रहेगा वो टेट एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें संस्कृत रखूंगी। अब संडे मंडे सिर्फ 2 दिन संस्कृत की रहेगी, है ना। यहाँ पर टाइम टेबल मैं आपको लास्ट में बता दूंगी अभी कुछ देर बाद कि हमारा टाइम टेबल शेड्यूल क्या है, क्योंकि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथी भी यहाँ पर जुड़ पाए ना, साथ में यहाँ पर क्लासेस एंजॉय कर पाए। चलिए बताइए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या प्रत्यय। आंसर कीजिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है, जैसे कि पानी पिया जाता है, पी नहीं जाती, इसलिए इन शब्दों का निर्धारण कैसे होता है बताइए। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये जब राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, क्यों, किसके कारण निर्धारण हो रहा है बताइए। तो क्या प्रत्येक कारण होता है, प्रत्येक कारण तो नहीं हो रहा है, क्रिया के कारण भी नहीं हो रहा है, सर्वनाम, ये संज्ञा के कारण हो रहा है। किसके कारण, संज्ञा, क्योंकि राम क्या है, राम भी एक संज्ञा है ना, और सीता भी एक संज्ञा है, इसलिए दोनों का जो है यहाँ पर संज्ञा के आधार पर क्या है, यहाँ पर संज्ञा के आधार पर यहाँ पर भाव बदलता है। क्योंकि सीता एक लड़की है, इसलिए इसके कारण लिंग का निर्धारण सीता पढ़ती है और राम पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यह निर्धारण क्या हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुझे किस प्रकार का, यहाँ पर जो मुझे शब्द है, क्या है, मुझे शब्द है, किस प्रकार का सर्वनाम बताइए। यहाँ पर उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आपका, उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अब जान लीजिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या है, जो आपको सर्वनाम होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से क्या होता है आपको बताइए। आपकी पुरुषवाचक भी एक सर्वनाम होता है, कौन सा, पुरुषवाचक। जिससे पुरुषवाचक में 3 प्रकार होते हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। और जब उत्तम पुरुष की बात आएगी तो मेरा, मैं, मुझे होगा, और मध्यम पुरुष की बात आएगी तुम, तुझे होगा, अन्य पुरुष की बात आएगी तो वो अन्य की बात हो जाएगी, है ना, किसी तीसरे की बात हो जाएगी। चलिए हम राइट ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है या असमापिका। आंसर कीजिए।
चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? यहाँ का राइट आंसर अकर्मक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अकर्मक। जिसमें क्या हो, कर्म ना हो, उसमें क्या हो जाएगा? वहां पर अकर्मक हो। और जिसमें कर्म होता है, कर्ता और कर्म होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर सकर्मक। सकर्मक में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, कर्म भी होता है। लेकिन अकर्मक में क्या होता है? अकर्मक, मतलब बिना कर्म का होता है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिड़िया उड़ रही है। उड़ रही तो एक क्रिया है, उड़ना तो एक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो आकाश में ही तो उड़ेगी, और उड़ना एक क्रिया है ना, जो कि कर्म यहाँ पर नहीं हो रही है, तो इसलिए अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि आकाश में ही तो उड़ेगी ना, स्थान है उड़ने, उड़ तो कोई स्थान उड़ेगी नहीं वो। चलिए बताइए, सभी लोग साथी शेयर करते जाएंगे। बता दे रही हूँ, डेली क्लासेस शेड्यूल किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? मैं आपको यह बताया, सभी साथी जितने साथी पार्टिसिपेट किए हैं, तो क्योंकि उनका सबका रजिस्टर्ड नंबर नहीं मिल पाता मुझे, मेरे पास नहीं है डाटा, तो सभी साथी जितने पुराने जितने टैलेंट खोज प्रतियोगिता में जीते हैं और जो आज जितने प्रतिभागी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना पर्सनल नंबर और अपना नाम जरूर यहाँ पर पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे देंगे, है ना, क्योंकि उससे आसान हो जाएगा आप लोगों से जुड़ने में, आप लोगों को बातचीत करने में, और आपका यहाँ पर जो भी टैलेंट खोज में यहाँ पर प्रतियोगियों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, है ना, उनको लिया जाएगा, तो उनको उनसे हम संपर्क कर पाएंगे। तो नंबर देख लीजिए, 91 65 89 94 और ये 52, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 91 65 89 94 52। आप लोग को तुरंत टेस्ट देने के बाद सभी को यहाँ पर पर्सनल नंबर पे मेरे मैसेज कर देना है ना, कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है ना। जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन? बताइए, उसने पुस्तक पढ़ी किस वाक्य में? क्रिया सामान्य काल। उसने पुस्तक पढ़ी है, सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही, पढ़ी थी या यह भूतकाल की हो रही, पूरे भूतकाल की हो रही, पढ़ी होगी या भविष्य की बात हो रही। लेकिन यहाँ पर जो उसने पुस्तक पढ़ी, पर कब पढ़ी? ये सामान्य भूतकाल है, पढ़ी है, पढ़ चुकी है इसने, ये मालूम है, इसलिए सामान्य भूतकाल हो जाएगा, है ना। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तो सभी लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मैसेज दे देंगे कि ये मेरा नाम है, नंबर है ना, ताकि हम उनसे संपर्क कर पाए टैलेंट खोज के लिए, क्योंकि आपका संपर्क तो और हमारा हो नहीं पाएगा, है ना, इसलिए इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। बताइए, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी है, कमल है, भ्रमर है। आंसर कीजिए सभी लोग। राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए? अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो जो कमल का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? और आपका यहाँ पर कमल का है, पंकज है, जलज है, अंबुज है, यहाँ पर सभी पंकज की आपके, कमल के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। अरविंद भी हो, ये सब कमल के, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। सभी लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज दे देंगे, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज देंगे। नंबर एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, 91 65 89 94 52। नाम सहित मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर अपना नाम और अपना नंबर जरूर बता देंगे, और अपने शहर का नाम भी बताएंगे जो जिस जगह से हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल दोपहर 12 बजे मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।